देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जो देश खुद टुकड़े से बना हो वो देश कब तक एकजुट रह सकता है? आखिर में उसको टुकड़े टुकड़े होना ही है। ये रफ्तार तब और ज्यादा तेज हो जाती है जब वो देश धार्मिक कट्टरता पर टिका हो और देश के अलग अलग हिस्सों में अत्याचारों की मानो इंतहा की जा रही हो। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी पाकिस्तान की, जिसके दो टुकड़े भारत ने 1971 में कर दिए थे और आजादी के बाद से पाकिस्तान में यातनाएं झेल रहे बांग्ला भाषियों के लिए अलग बांग्लादेश बना दिया गया। लेकिन इसके बाद से बलूची प्रताड़ित है, पश्तूनी प्रताड़ित है, सिंधी परेशान है, गिलगित बाल्टिस्तानी परेशान है और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान के 8 प्रांतों में से 4 प्रांतों में आजादी की बगावत। तो क्या पाकिस्तान से टूटकर आजाद बलूचिस्तान बनने वाला है? क्या पाकिस्तान से टूटकर अलग सिंध देश बनने वाला है? क्या पाकिस्तान से टूटकर अलग बल्बारिस्तान बनने वाला है, पश्तूनिस्तान बनने वाला है? क्या पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटने वाला है? आज हम आपको पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते देश का वो सच दिखाएंगे जिसको पाकिस्तान की सरकार अपने चाचा चीन के एहसानों की पट्टी बांधने की वजह से देख नहीं पा रही। और क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? क्या विरोध चरम पर पहुंच चुका है? क्या आवाजों को जितना वहां दबाया जा रहा है वो उतनी ही तेजी से बढ़ रही है? पाकिस्तान को तोड़कर ही क्या ये आवाजें दम लेंगी? आज हम आपको बताएं। मुस्लिमों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। हक के लिए तैयार हो? पहली गोली मैं खाऊंगा। तो जरा सोचिए, जिनको आप सुन रहे थे ना, वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री साहब हैं, नाम है अली सैफ। उनको गायब कर दिया गया है। इस बयान के बाद ये पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जरा देखिए वहां चल क्या रहा है, क्योंकि बेहद खतरनाक स्थिति है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने दावा किया है कि गंडापुर गायब कर दिए गए हैं। ये वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके संपर्क नहीं हो पा रहा। वो सोमवार की रात से ही गायब और वो मिल नहीं रहे हैं। कमाल की बात यह कि उनके फोन बंद कर दिए गए हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर नहीं है। तो वो कहां पर है? मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में है, पेशावर में नहीं है, लेकिन हमें उनके ठिकानों को लेकर कोई जानकारी नहीं और ना ही पाकिस्तान दे रहा है। इसके अलावा पीटीआई के अन्य नेताओं की पुलिस गिरफ्तारी वहां तेजी से कर रही है। ये इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान जेल में है, उन्हीं को छुड़ाने की बगावत वहां शुरू हुई है। पीटीआई के चेयरमैन गोहर अली खान, सांसद शेर अल्फज मरवत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस अमीन गंडापुर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं, उनको गायब कर दिया गया है। और वो गायब होने वाले पहले नेता नहीं है, पहले मुख्यमंत्री भी नहीं है। वहां हजारों की संख्या में लोग गायब हो रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से जो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनको या तो मार दिया जा रहा है या उनको गायब कर दिया जा रहा है। लेकिन जिस बयान के बाद अमीन गंडापुर को वहां से गायब कर दिया गया, वो बयान क्या है ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुन। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। अगर अब हम पीछे हटे तो न दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, न दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा, न दोबारा ऐसी कौम मिलेगी, न दोबारा ऐसा जज्बा मिलेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए बगावत की जा रही है। सवाल यहां यह है कि वो मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो गायब कर दिए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसका जिक्र वो करें कि पहली गोली मैं खाऊंगा, गोली खिला दी गई। बहरहाल अब यह मामला कोर्ट पहुंच रहा है, पाकिस्तान के कोर्ट पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पीटीआई के नेता
गायब हुए हैं, मुख्यमंत्री गायब हुए हैं। वहां के नेता जुल्फी बुखारी ने कहा कि सीएम शाम 7 बजे से लापता है और शाम 7 बजे से वो लापता है और इसके बाद वहां की स्थिति बहुत अलग है। वकील केपीआई उनकी बरामदगी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे और इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उनका अपहरण किया है। कमाल की बात यह है कि अपहरण के बाद खुफिया एजेंसियां ढूंढ नहीं पा रही है और यह पहली बार है जब किसी मौजूदा सीएम के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है और यह पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। ऐसा कुछ नया नहीं है वहां जो पहली बार किया जा रहा है। वहां हर बार एक नई सीमा को लांघ दिया जाता है। लेकिन जिस इमरान खान को रिहा कराने की बात हो रही है वो कितने दिन से सलाखों में और क्या सलाखों में रहते हुए इमरान खान वहां सत्ता के तख्ता पलट की सियासत को रच रहा है। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि इमरान खान ने कहा कि वो पूरा जीवन जेल में बिताने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उन्हें सही मायने में आजादी नहीं मिल जाती वो संघर्ष करते रहेंगे। इमरान 400 दिन से जेल में बंद हैं। इमरान को पिछले साल 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी साबित होने पर गिरफ्तार किया गया था। तब से वो अलग अलग मामलों में जेल के अंदर ही बंद है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से दायर किया गया था। पाकिस्तानी मंत्रियों का कहना है, इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पाकिस्तानी मंत्रियों का कहना है कि इमरान की आजादी दंगों के लिए उनकी बिना शर्त माफी से जुड़ी है। यानी इमरान खान अगर माफी मांग लेंगे तो 100 गुना उनके पाकिस्तान में माफ कर दिए जाएंगे। इसमें पीटीआई कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर राज्य और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। हालांकि इमरान 9 मई 2023 की हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ इमरान खान तक टिका नहीं। जिस खैबर पख्तून की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर और भी कई मूवमेंट चल रहे हैं। आजादी को लेकर मूवमेंट चल रहे हैं और उसके लिए जो नाम दिया गया है वो नाम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इसमें तहफ़्फ़ुज़ का जो मतलब होता है वो सुरक्षा, बचाव, यानी कि पश्तून बचाओ मूवमेंट, इसकी धमकी दी गई। दरअसल सेना शांति का नाम लेकर जमीन को पश्तूनों के खून से वहां लाल कर रही है। पाकिस्तानी सेना दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। बयान इस संगठन की तरफ से आया है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से। वो कह रही है कि इस आतंकवादी संगठन से छुटकारा पाना ही पश्तूनों की समग्र समस्या का समाधान है। अगर लोग तंग आकर सेना के खिलाफ भी ऐसा ही करेंगे तो क्या बचेगा? वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम लोगों का गुस्सा आसमान पर होगा, निशाने पर पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की सेना होगी। और पश्तूनों से जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही है, आवाज उठाने वालों को मार दिया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, उसके पीछे की पाकिस्तान क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि दरअसल ये सब कुछ टीटीपी के खात्मे के लिए किया जा रहा है। अब टीटीपी क्या है? टीटीपी है तहरीक तालिबान और उसी की आड़ में पश्तूनों से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कहना है कि सरकार प्रताड़ित कर रही है। टीटीपी और ऑपरेशन के नाम पर आम पश्तूनों को टारगेट बना रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बोलने वालों को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार कर रही है। 10,000 से ज्यादा पश्तून लोग जुलाई में सड़कों पर उतर चुके हैं। कमाल की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने आर्मी गो बैक के नारे लगाए। किसी भी देश की ताकत होती है वहां की आर्मी, सबसे भरोसेमंद होती है वहां की आर्मी, और प्रदर्शनकारी वहां आर्मी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। सीधे तौर पर आर्मी की तरफ से आतंक मचाने का आरोप लगाया गया है। सेना के इलाके में होने से अशांति है और इसी वजह से आतंकी हमले वहां बढ़ते जा रहे हैं। खैबर इलाके में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन को पश्तून बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता जमालुद्दीन वजीर के मुताबिक इलाके में 20 साल से आतंकवाद खत्म करने की मुहिम के नाम पर पाकिस्तान की सेना लोगों पर जुल्म कर रही है। पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के नाम पर आम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वो जब चाहे जिसे चाहे गिरफ्तार कर लेती है, उसे टॉर्चर देती है। आंदोलनकारियों के आर्मी कैंप घेरने पर सेना ने उस दिन गोलीबारी की थी। हम जुलाई की बात करें और इसमें 7 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप सोचिए, यह पाकिस्तान में चल रहा है जहां सेना पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है,
और 8 में से 4 प्रांत खुद को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बलूच भी इनमें एक इंटरेस्टिंग है कि बलूच अलग क्यों होना चाह रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि मामला सिर्फ खैबर पख्तून तक जुड़ा हुआ नहीं है, मामला इससे काफी आगे बढ़ता है और मामला बढ़ता हुआ बलूच तक पहुंचता है, क्योंकि बलूच के अंदर की जो आग है वो 1947 से ही धधक रही है और वो क्यों अलग होना चाहता है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 1947 में पाकिस्तान के बनने के साथ ही बलूच मुद्दे ने उसकी नाक में दम कर रखा है। आए दिन बीएलए की खबरें आती हैं कि उसने अपने यहां कोई धमाका कर दिया है जिसमें पाकिस्तानी सरकार या चीन के लोग मारे गए। इसके अलावा भी कई चरमपंथी संगठन हैं जो बलूच आजादी चाहते हैं। दरअसल ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो कभी भी सरकार के बस में नहीं रहा। इसकी 2 वजह, एक पाकिस्तान ने धोखे से उसे अपने साथ मिला लिया और दूसरा बलूचिस्तान मानता है कि पाकिस्तान उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो क्या वाकई में यही बड़ी वजह है? वजह इसके अलावा भी है। दरअसल वहां शोषण हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान लगभग 40% हिस्सा कवर करता है पाकिस्तान का। वहां कच्चा माल है, वहां ऑयल है, वहां मिनरल्स हैं, बावजूद इसके वो इलाका गरीब है। गैस, कोयला, तांबा और कोयला जैसे कच्चे माल होने के बाद भी यह इलाका काफी गरीब है। स्कूल और अस्पताल जैसी बेसिक जरूरतें भी यहां पूरी नहीं हो रही। कर्ज चुकाने के लिए खदानों को चीन को लीज पर दे दिया गया और यह बलूच लोगों पर दोहरी मार थी। उन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर लूट रहे हैं और इससे बलूचिस्तानियों के गुस्से को हवा मिली है। 2006 में मौजूदा सरकार उनके कबीलाई सिस्टम को ध्वस्त करने लगी और उसके बाद से बलूच आजादी की मांग हिंसक होने लगी। चीनियों को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान की सरकार बलूचियों पर अत्याचार करने लगी। जो भी बलूच आवाज उठाता उसको या तो मार दिया जा या गायब कर दिया जा रहा है। ऐसा होने से बलूचिस्तान में आजादी की मांग और ज्यादा तेज होने लगी और यह मांग कुछ इस अंदाज में तेज हुई कि वहां हजारों की संख्या में लोग गायब हो गए। ये फोटो जो हम दिखा रहे हैं, मेहरंग बलूच, वो वहां की शेरनी के तौर पर बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई को लड़ रही है। कमाल की बात यह है कि बलूच के अंदर मेहरंग बलूच के पिता की हत्या कर दी गई, भाई को टॉर्चर दिया गया और अब मेहरंग बलूच वहां इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है और हर दिन बलूचिस्तान के अंदर आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, आजादी की मांग को उठाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक आंकड़ा भी बेहद महत्वपूर्ण है। आंकड़ा इस तरीके से कितने लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, कितने लोगों को गायब कर दिया गया है, यह आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। जरा इस आंकड़े को भी देखिए। 2016 में 636 हत्याएं वहां की गई, 2019 में 180 हत्याएं हुई, 2022 में 406 हत्याएं हुई। यहां 2023 है, आंकड़ा थोड़ा गलत है, यहां 426 हत्याएं हुई, वहां 14.77% की बढ़ोतरी हुई है और लापता 7000 से ज्यादा। लेकिन जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, हमने इससे पहले एक प्रोग्राम चलाया था बलूच की शेरनी, उस पर जो बलूच के लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये जो 7000 का आंकड़ा है ये आपने गलत चला है। यह आंकड़ा दरअसल 70,000 है, यानी कि वहां जो लापता लोग हैं वो 7000 नहीं 70,000 हैं। हालांकि जो ऑफिशियली आंकड़ा वो लगभग 7000 के आसपास, इसलिए हम वो चला रहे हैं। लेकिन आप उस प्रोग्राम पर जाइएगा, यूट्यूब पर है, उसमें मैक्सिमम जो बलूच से जुड़े लोग वो कह रहे हैं आंकड़ा 7000 से ज्यादा नहीं 70,000 से ज्यादा है और हत्याएं बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से वहां जब भी कोई आवाज बुलंद होती है उसको दबाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो उसे गायब कर दिया जाता है या उसे मार दिया जाता है। और इसीलिए वहां आजादी की आवाज बहुत तेजी से बढ़ रही है। मामला सिर्फ इतना भी नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों को डर है कि जिस तरीके से वहां कॉरिडोर का निर्माण चाइना कर रहा है, चाइना अपनी बस्तियों को बसा रहा है, चीनियों को वहां रहने दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि जल्द बलूचिस्तान का नाम बदलकर वहां चीनिस्तान हो जाए। और इसलिए भी बलूचिस्तान
अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई वहां लड़ रहा है। दरअसल इकोनॉमिकल कॉरिडोर ड्रैगन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसके तहत 2030 तक पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग को जोड़ना है। 3218 किलोमीटर का लंबा यह रूट है जिसको तैयार किया गया है और इस रूट में हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट और पाइपलाइन शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान में चीनी लोगों की एंट्री तेजी से हो रही है। परियोजना के लिए चीनी मजदूरों, इंजीनियर्स की संख्या वहां तेजी से बढ़ाई जा रही है। एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट ना भारत की थी ना अमेरिका की थी। यह रिपोर्ट थी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि चीनियों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हो सकता है 2048 तक बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की आबादी बलूचिस्तान के लोगों से ज्यादा हो जाएगी। सीपीईसी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना और इसे विदेश में चीन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इसको पाकिस्तान के अंदर किसी भी विदेशी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हैं। चीन दरअसल समंदर के रास्ते अपना माल बाहर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता चाहता है तो बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतरीन और शानदार आखिरी दाव है और इसी से बलूचिस्तान के अंदर आग और ज्यादा भड़क रही है, क्योंकि चीनियों पर जब भी बलूचिस्तान वहां हमला करते हैं तो चीनियों को बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना आती है और वो सेना सारी हदों को पूरे तरीके से पार कर देती है। लेकिन मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आजादी की आवाज का नहीं है। पाकिस्तान में मामला सिर्फ बलूचिस्तान के अलग देश, स्वतंत्र देश की मांग का भी नहीं है। मामला वहां सिंधु देश की मांग का भी है। अलग से सिंधु देश बनाने की मांग भी पाकिस्तान के अंदर तेजी से उठ रही है। दरअसल सिंध प्रांत के लोग खुद को सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज मानते हैं। पाकिस्तान उन पर जबरन कब्जा किए हुए है। वो कहते हैं कि 60 के दशक में गुलाम मुर्तजा सैयद ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। वो इस बात पर नाराज है कि उन पर उर्दू भाषा थोपी जा रही है। बंटवारे के बाद काफी सारे भारतीय मुस्लिम भी उनके हिस्से में आए। वे उन्हें मुजाहिर कहते हैं और सिंध से हटाना चाहते हैं। सिंधु देश की अलग मांग को लेकर जय सिंध मुत्तहिदा महज, जिसे JSMM कहते हैं, उसका गठन किया गया। JSMM के अध्यक्ष शफी बरफत संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। जो आवाज आजादी की है उसको और ज्यादा तेज कर रहे हैं। बरफत क्या कह रहे हैं? बरफत कह रहे हैं कि सिंधु और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार चरम पर पहुंच चुके हैं। यहां के नागरिकों को पाकिस्तानी सेना और पुलिस लगातार प्रताड़ित करती है। बहुत सारे लोगों को मार डाला गया है, गायब कर दिया गया है। महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदातों को हर दिन अंजाम दिया जाता है। युवाओं को हमेशा गुलाम बनाकर रखा जाता है और जो आवाज उठाता है उसे या तो गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। इन इलाकों में सरकारी योजनाओं के लाभ से हर कोई वंचित है। अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको यहां सीधे तौर पर मार दिया जाता है। और यह तीसरा प्रांत जहां आजादी की मांग बहुत तेजी से बुलंद हो रही है या कहीं कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहली खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी बलूचिस्तान, तीसरी सिंधु देश। लेकिन एक और जगह है जहां इतनी ही तेजी से आवाज उठ रही है और उस देश को नाम दिया जा रहा है वहां पर बल्वारिस्तान। ये शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि बल्वारिस्तान जिस हिस्से के अंदर की आवाज है वो हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो POK का सबसे उत्तरी इलाका है। और यहां पर भी लंबे समय से आजादी की मांग चलती आ रही है। आजादी के संगठनों ने अपने देश का नाम भी जो तय किया है वो नाम है बल्वारिस्तान। अब बल्वारिस्तान का अपना एक अलग मतलब होता है। इसका मतलब होता है ऊंचाइयों का देश। ऐसा क्यों? क्योंकि यह पूरा इलाका ही पहाड़ों और वादियों का है। समय समय पर यहां आंदोलन होते रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट इसी इलाके में, यानी कि रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को इसी बल्वारिस्तान से आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है। लेकिन फिर भी सरकार इन्हें ज्यादा प्रमोट नहीं करती है। सरकारी योजनाएं भी यहां पूरी तरह से लागू नहीं होती।
यही देखते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार लगातार इनके लीडर्स को खूनी संघर्ष में खत्म कर देती है। सोचिए जरा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब जरा यह भी समझिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो टुकड़े टुकड़े की मांग हो रही है, इस मांग के पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है? हालांकि अभी तक प्रोग्राम में आप समझ गए होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नेताओं को मारा जा रहा है, गायब किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है आवाम पर। बलूचिस्तान के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो हिस्सा सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है वो सबसे ज्यादा गरीब है, वहां अधिकारों को छीना जा रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही बल्वारिस्तान के अंदर भी, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर भी हो रहा है। ये वजह है, लेकिन इसके अलावा भी वजह है। पाकिस्तान के जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उसको लेकर शफी बरफत क्या कह रहे हैं? शफी बरफत कह रहे हैं कि पाकिस्तान का केवल एक मकसद है, केवल एक मकसद, वो धार्मिक जिहाद के जरिए पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाना चाहता है। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। हिंदुओं सिखों की संख्या अब ना के बराबर बची है। ज्यादातर लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्हें मार दिया जा रहा है। हिंदू बेटियों के साथ जानवरों की तरह ये लोग दुष्कर्म करते हैं, जबरन उनका धर्म बदला देते हैं। जो लोग नहीं मानते उनको गुलाम बना देते हैं। और ये तो आंकड़े भी गवाह है कि वहां अल्पसंख्यक अब लगभग ना के बराबर बचे हैं। बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक वहां बचे ही नहीं। लेकिन अब हम आपको एक नक्शा बताते हैं, नक्शा दिखाते हैं जो पाकिस्तान का है। साथ में आपको यह भी बताते हैं कि अगर अलग देश बना तो उसके लिए वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। वहां के लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे एक नया देश बन सकता है और कैसे वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो इन हिस्सों को आजाद करने के लिए राजी हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा को, वो बलूचिस्तान को, बल्वारिस्तान को और इसके अलावा सिंधु देश को। क्या ये संभव है? जरा देखिए वहां के लोग इसके पीछे के तर्क क्या दे रहे हैं और कैसे, इसके लिए बात करें। और साथ में एक नक्शा भी आपको दिखा रहे हैं। इस नक्शे को जरा देखिए, यह पाकिस्तान का नक्शा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग देखिए, जो पंजाब है वो स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है अलग से, वो भी प्रताड़ित है। आप सिंधु के अंदर आइए, सिंधु देश अपने आप स्वतंत्र देश की मांग पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा, जहां सबसे ज्यादा अत्याचारों की बात वर्तमान स्थिति में नजर आ रही, क्योंकि यहां के तो मुख्यमंत्री को ही गायब कर दिया गया है। FATA हालांकि एक अलग तरीके का इलाका है जो सरकार के अधीन है, लेकिन वहां सरकार सीधे तरीके से काम नहीं करती। लोकतांत्रिक तरीके से वहां नेताओं को चुना नहीं जाता। अब जरा इस पूरे पाकिस्तान के हिस्से को देख लीजिए, पाकिस्तान बचता ही नहीं है। सोचिए, आधा पाकिस्तान टूटने के लिए बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस पाकिस्तान से बचा लीजिए, कोई भी बचा लीजिए और हमें एक अलग देश बना दीजिए। पाकिस्तान के साथ रहकर हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। बलूच भी यही कह रहे हैं, पुश्तैनी भी यही कह रहे हैं, पश्तूनी भी यही कह रहे हैं, और इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान के बल्वारिस्तान वाले भी यही कह रहे हैं, और सिंधु भी यही कह रहे हैं वहां पर। अब सोचिए, पाकिस्तान की सरकार को लेकर वहां लोग नाराज हैं, गुस्सा हैं, अत्याचारों से प्रताड़ित हैं, सेना के भी अत्याचारों से प्रताड़ित हैं। देश का हाल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग वहां कह रहे हैं कि भाई कैसे नया देश बन सकता है, उनके तर्क सुनिए। वो कह रहे हैं कि सभी क्षेत्र मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े, यानी कि जिन 4 क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, खैबर का, बलूचिस्तान का, सिंधु देश का, ये दरअसल वो देश के हिस्से जो कह रहे हैं कि अगर सब मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो हुक्मरानों को घुटने टेकने पड़ेंगे और हम अपने अपने इलाकों को आजाद करा सकते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, आजादी का आंदोलन तेज हो, कि इन इलाकों के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसको इतना तेज किया जाए कि सरकार उसको कंट्रोल ही ना कर पाए, और ऐसे में सरकार के सामने मजबूरी हो कि खुद को बचाने के लिए वो इनको अलग अलग हिस्सा बना दे। तीसरा, वो मानवाधिकार आयोग को कह रहे हैं कि भाई अत्याचारों की रिपोर्ट बनाइए और बताइए कि पाकिस्तान के इन हिस्सों में क्या हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाइए पाकिस्तान के ऊपर कि या तो यहां की स्थिति को सुधारे या अधिकारों को दे, अत्याचारों को रोके, सेना को रोके, वरना अलग देश बना दिए जाएंगे। और चौथी मांग बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन निष्पक्ष वोट करा ले, यानी इन इलाकों के अंदर निष्पक्ष वोटिंग हो जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलग देश चाहते हैं।
अगर चौथे विकल्प को चुन लिया गया तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की यातनाएं बलूचिस्तान में, सिंध में, गिलगिट बाल्टिस्तान में और खैबर के अंदर दी जा रही है, वहां के लोग पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, वहां के नेता नहीं रहना चाहते। तो मानकर चलिए ये तो होना नहीं, लेकिन पाकिस्तान इसी तरीके से गृह युद्ध के अंदर कब तक जलता रहेगा, आवाम को कब तक दबाता रहेगा, और क्या वहां जो लगातार सरकारें बदलती हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है पाकिस्तान ने कभी 5 साल तक लोकतांत्रिक चुने हुए नेता ने सत्ता संभाली नहीं है। उसके पीछे की वजह यही विद्रोह है। तो क्या बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? सिंध आजाद देश बनने वाला है? क्या बाल्टिस्तान आजाद देश बनने वाला है? ये वहां की आवाम को तय करना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।